नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम संस्कृति के 4 अध्याय नेट के पाठ्यक्रम में इकाई नंबर 10 में ये जो आलोचनात्मक ग्रंथ रखा गया है इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये किताब बहुत ही बड़ी है, लगभग 500-600 पृष्ठों की ये किताब है। अगर किताब में चाहे तो हर एक अध्याय पर या हर एक प्रकरण पर हम अलग से वीडियो बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा खींचने के बजाय मैंने सोचा कि कम वीडियो में या एक ही वीडियो में इस किताब के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सके। ठीक है, इस कारण मैंने एक ही वीडियो में इसी वीडियो में संस्कृति के 4 अध्याय पर संक्षिप्त में जानकारी देने की कोशिश की है। जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय यानी शीर्षक में ही समझ जाते ही इसमें प्रकरण यानी अध्याय 4 हैं। प्रकरण प्रत्येक अध्याय में प्रकरण है। ठीक है, तो प्रथमतः इसका जो प्रकाशन है मार्च 1956 में हुआ है। जैसा कि इस रचना की शीर्षक है संस्कृति के 4 अध्याय है, तो साहजिक है कि इस किताब को 4 अध्यायों में लेखक ने विभाजित किया है। यह एक वैचारिक लेखों की किताब है जिसमें प्रत्येक अध्याय में छोटे छोटे शीर्षकों में इसका विभाजन किया हुआ है या उसको बांटा गया है। प्रथम जो अध्याय है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। अब इसमें भारतीय जनता की रचना यानी एक प्रकरण ही है, उसमें जो उपशीर्षक आते हैं वह इस तरह है कि भारतीय जनता की रचना, भारत में जो नस्ल या पहचानने वाले जो शास्त्र थे यानी आदमी की जो नस्ल होती है उसको पहचानने वाले जो शास्त्र हैं उसकी तुलना इसमें की हुई है। जनविज्ञान की कसौटी और भारतीय जनता, इसका तुलनात्मक अध्ययन जो लेखक ने इसमें किया हुआ है। भाषा की कसौटी और भारतीय जनता यानी भारत में जितनी भी भाषा है उसकी कसौटी और भारतीय जनता का जो भाषा के प्रति रवैया कैसा रहा है और उसका उपयोग किस तरह होता है, ये इसमें आता है। निग्रो जाति विषयक अनुमान है। ऑप्टिक या आग्नेय जाति का आगमन कैसे हुआ ये भी इसमें दिया हुआ है। द्राविड़ जाति का आगमन यानी भारतीय जनता के बीच द्राविड़ जाति का आगमन किस तरह होता है इसका भी उल्लेख इसमें किया गया है। प्रकरण 2 जो है आर्य द्राविड़ समस्याएं यानी आर्य और द्राविड़ की जो समस्याएं यानी यहाँ पर आर्य की क्या समस्या रही है और द्राविड़ की क्या समस्या रही है इसका विवेचन लेखक ने इसमें किया हुआ है। द्रविड़ कौन थे, आर्य और द्राविड़ की संज्ञाएं क्या थी यानी उनकी संकल्पनाएं क्या थी, आर्यों का जो मूल स्थान क्या था, देवासुर संग्राम का भूगोल, ऋग्वेद का रचना काल क्या रहा है, लेखन कला और लिपि, किरात जाति, पारसी जाति, यानी इस तरह की जो समस्याएं हैं यानी आर्य और द्राविड़ जाति के बारे में उन्होंने पूरा इतिहास इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आगे का जो प्रकरण है उसमें है आर्य और आर्यतर संस्कृतियों का मिलन यानी आर्य और आर्यतर संस्कृतियों का मिलन किस तरह होता है इसका विवेचन लेखक ने इसमें किया हुआ है, जिसमें उपशीर्षक है वैदिक संस्कृति के कुछ युग्म, आर्य द्रविड़ संबंध, आर्य और द्राविड़ भाषाएं, आर्य और द्राविड़ स्वभाव, वर्ण व्यवस्था और जाति भेद, जाति प्रथा जन्मी कैसे, अंतरजातीय विवाह, ब्राह्मण शूद्र और नारी का जो स्थान रहा है वो किस तरह का रहा है, समन्वय की प्रक्रिया, भौगोलिक एकता का भाव, समन्वय के कुछ जो दृष्टांत उन्होंने इस किताब में दिए वाले हैं। शैव धर्म, कार्तिकेय और गणेश का जन्म, उनका संबंध किस तरह रहा है ये भी, कार्तिकेय यानी जो शिव के 2 पुत्र हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा है इसमें। शिव के आर्य और द्राविड़ नाम किस तरह के रहे हैं, वैष्णव धर्म, कृष्ण नाम की प्राचीनता क्या रही है, राधा नाम पर विचार किया है, राम कथा की प्राचीनता, राम कथा की व्यापकता यानी राम कथा पर बहुत सारे हमारे यहाँ पर महाकाव्य मिलते हैं, ग्रंथ मिलते हैं, काव्य मिलते हैं, उन पर किस तरह लिखा गया है या उनकी व्यापकता क्या रही है इस पर विचार किया गया है। राम अवतार यानी राम अवतार में भी उन्होंने अलग अलग हिंदू धर्म में जो मान्यताएं हैं उसका खंडन करते हुए आलोचनात्मक अपने विचार प्रकट किए हैं। राम को लेकर समन्वय किस तरह रहा है, हिंदू संस्कृति की रचयिता, आग्नेय जाति की देन, कुछ स्फुट उदाहरण भी उन्होंने अलग अलग दिए वाले हैं इस किताब में। हिंदू नाम का इतिहास यानी हिंदू धर्म और हिंदू, हम जिस तरह धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म कहाँ से आया, कहाँ से उसका प्रारंभ होता है, उसका इतिहास क्या है,
कहाँ से शुरू होता है और हिंदू कैसे प्रचलित हो गए, ये भी इसमें उन्होंने आलोचनात्मक तरीके से दिया हुआ है। भारत में आने वाली अन्य जाति यानी हिंदू धर्म को छोड़कर अलग अलग दूसरे भी धर्म जातियों के बारे में उन्होंने लिखा है। हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति यानी हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग आकर गए हैं और बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को छोड़कर भी गए हैं। हिंदू संस्कृति की पाचन क्षमता किस तरह है कि बहुत सारे यहाँ पर भारत में लोग आकर गए और उन्होंने हिंदू धर्म के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, फिर भी इनकी जो शक्ति है हिंदू धर्म की टिकने की वह किस तरह की रही है, इस पर विचार लेखक ने इसमें किया हुआ है। द्वितीय जो अध्याय है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। अब बुद्ध से पहले का जो हिंदुत्व रहा है उस पर एक प्रकरण ही उन्होंने बनाया है और उसमें वैदिक वाङ्मय, वेदाग, उपनिषद, वेदों और उपनिषदों की विचारधारा क्या रही है, बहुदेववाद, उपनिषदों की विशेषताएं, मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद युग, उपनिषदों का प्रभाव, बौद्धिक कोलाहल के अन्य प्रमाण, यानी बुद्ध से पहले का जो हिंदुत्व क्या रहा है उसकी संकल्पना पर विचार करते हुए उन्होंने अलग अलग उदाहरण देते हुए जो ब्राह्मण, मंत्र, उपचार, ऋग्वेद, उपनिषद, वेदा, इस तरह उदाहरण देके उन्होंने इस संकल्पना को स्पष्ट किया है। अब उसमें दूसरा जो प्रकरण है जैन धर्म। जैन धर्म यानी विद्रोह के कारण, यानी जैन धर्म में विद्रोह किस कारण हुआ, नास्तिकता की परंपरा कैसे बन पड़ी, अहिंसा की परंपरा किस तरह बन पड़ी, पूर्वी भारत में क्रांति के जो बीज किस तरह यहाँ बोए गए, अहिंसा और क्षत्रिय जाति धर्म यानी जैन धर्म की विशेषताएं इसमें है। जैन धर्म के दर्शन के सिद्धांत है, कैवल्य या मोक्ष, अनेकांतवाद दिया है, स्यादवाद दिया है, धर्माचरण के सिद्धांत, जैन मत और बौद्ध मत, इसका तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया हुआ है। जैन धर्म का इतिहास क्या रहा है इसके बारे में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। वैदिक धर्म पर प्रभाव ये भी उन्होंने इसमें दिया है, यानी जैन धर्म से संबंधित जितनी भी मान्यताएं या विचारधारा है इसको इन्होंने आलोचनात्मक और शोधपरक रीति से इसमें लिखने की कोशिश की है। आगे का जो प्रकरण है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म और आचार, अव्याकृत विषय, वैदिक धर्म से समानता, क्या बुद्ध नास्तिक थे, ये जो सवाल है इसके बारे में उन्होंने विचार प्रकट किए हैं। आत्मा और निर्वाण, हिंदुत्व का बौद्धीकरण, बुद्ध का व्यक्तित्व, कर्म की महत्ता, बौद्ध धर्म की सीमाएं, पौराणिक समन्वय, हिंदुत्व का खरल, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी आचार, विषय, समानता, उनका जो व्यक्तित्व है या महत्ता है, उनकी समन्वय की भावना है या सीमाएं है, सभी बातों को उन्होंने इस प्रकरण में जो दिया है। ठीक है, आगे का जो प्रकरण है वैदिक बनाम बौद्ध मत। अब वैदिक बनाम बौद्ध मत यानी महायान की उत्पत्ति, नागार्जुन का जो शून्यवाद, वैदिक मत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, निर्वृत्ति का प्रचार, आचार पर प्रभाव, जाति प्रथा को उन्होंने चुनौती, यानी सांस्कृतिक उपनिवेशों की स्थापना, श्रीमद् भगवद गीता और मौर्यतर हिंदू जागरण, यानी इसमें जो वैदिक बनाम बौद्ध मत है जिसमें जाति प्रथा की भावना, श्रीमद् भागवत गीता, यानी इस पर किस तरह की संकल्पनाएं समाज में रूढ़ है, इस पर लेखक ने विचार किया है। कहा जाए तो ये एक इतिहासपरक किताब है जो हमारे भारत की संस्कृति की पहचान हमें करवा के देती है। ठीक है, आगे का जो प्रकरण है वह इस तरह की प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। अब बाहरी दुनिया से भारत का जो संपर्क किस तरह रहा है, गणित, ज्योतिष और विज्ञान किस तरह भारत में प्राचीन से चले आ रहे हैं, बृहत्तर भारत से संबंध, वाली द्वीप, यवद्वीप, सुमात्रा, बोर्नियो, हिंद चीन, यानी जो बाह्य विश्व है, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व से संबंध किस तरह रहा है, इसका वर्णन इन्होंने इसमें किया है। हिंदी चीन, चीन के साथ किस तरह संबंध रहा है, बुद्ध और कन्फ्यूशियस, वर्मा और शाम, जापान में बौद्ध मत, ये भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला जो प्रकरण है बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव। बौद्ध साधना पर यानी बौद्ध संकल्पना जो है, बौद्ध धर्म है, उनकी जो साधना है उस पर शाक्त का जो प्रभाव रहा है वो इस प्रकरण में आता है। क्रांति की गंगा में शैवाल,
शाक्त धर्म का परिचय, योग शास्त्र, तंत्र मार्ग, शाक्त दर्शन, उल्टी धारा की साधना, तंत्र साधना की परंपरा, गृह्य समाज तंत्र की विशेषताएं, वज्रयान और मंत्रयान, सहज्ञान, काम योग, वैष्णव और सहजिया संप्रदाय, मार का प्रतिशोध, वाद के सतों पर सहज्ञान का प्रभाव, ये इसमें संकल्पना यानी छोटी छोटी संकल्पनाएं जितनी भी उससे संबंधित है उस सभी संबंधित संकल्पनाओं को उन्होंने इसमें स्पष्ट करने का प्रयास किया हुआ है। अगला जो प्रकरण है बौद्ध आंदोलन के सामाजिक जो प्रसंग। अब बौद्ध आंदोलन किस तरह हुए, उसके सामाजिक प्रसंग किस तरह के रहे हैं, उसमें चिंगारी जो बुझी नहीं, वेद विरोधी आंदोलन हुए, जो नए और आचार के बीच दरार हुए और बौद्ध मत पर पुराणों के आक्रमण हुए, जैनों और बौद्धों पर शैवों का प्रहार, इस्लाम से पूर्व ही इस्लामत जो वाद था या इस्लामवत संप्रदाय की जो भावना थी उससे क्या प्रभाव पड़ा, ये भी उसमें दिया हुआ है। बौद्ध धर्म का लोप किस तरह होता है ये भी जो लेखक ने इसमें दिया हुआ है। तृतीय जो अध्याय है हिंदू संस्कृति और इस्लाम। अब हिंदू मुस्लिम प्रश्न की जो भूमिका है आज भी अगर हम देखते हैं तो हिंदू मुस्लिम विरोधी भावनाएं लोग उसमें समाज में तेढ़ निर्माण करने के लिए कभी कभी की जाती है। तो ये हिंदू मुस्लिम प्रश्न की जो भूमिका रही है और वो भूमिका भारतीय संस्कृति में किस तरह की रही है इस पर लेखक ने विचार व्यक्त किया है। इसमें इस्लाम से हिंदुओं की अनभिज्ञता, मुसलमानों का भारत विषयक अज्ञान क्या रहा है, रास्ता क्या, इस्लाम का क्षिप्र प्रसार, इस्लाम का जो आरंभिक रूप क्या था, बाद में इसका रूपांतर किस तरह हुआ, ये भी लेखक ने इसमें दिया हुआ है। इस्लाम से भारत का आरंभिक संपर्क किस तरह था, कुछ ऐतिहासिक विश्लेषण भी इसमें किए हुए हैं और कुछ मनोरंजक बातें भी जो हिंदू मुस्लिम प्रश्न की जो भूमिका है इसमें उन्होंने स्पष्ट किए हुए हैं। जो हिंदू और संस्कृति और इस्लाम संस्कृति में जो मतभेद है या जो तुलनात्मक अध्ययन करके उन्होंने लोगों को भारतीय संस्कृति के प्रति जोड़ने का प्रयास लेखक ने इसमें किया हुआ है। अगला जो प्रकरण है इस्लाम धर्म। अब भारत में या भारतीय संस्कृति में इस्लाम धर्म का योगदान क्या है, कुरान की शिक्षा, मृत्यु के परे, ईमान और कुफ्र, जिहाद और जिजिया, सूची शिया संप्रदाय, कुछ अन्य विशेषताएं, तस्वुक या इस्लामी रहस्यवाद, यूनानी और भारतीय प्रभाव, सूफियों के विश्वास और मौलिक इस्लाम से भेद। यानी इस्लाम धर्म में जितनी भी संकल्पनाएं हैं उस कुरान की शिक्षा से लेकर जो मौलिक इस्लाम से भेद किस तरह रहते हैं, उसमें जिहाद आ गया, ईमान आ गया, मृत्यु के परे या कुछ अन्य विशेषताएं भी होती है जो यूनानियों और भारतीयों पर प्रभाव भी करते हैं। इस सूफियों के जो विश्वास भी हैं, ये सभी बातें इसमें जो लेखक ने इस्लाम धर्म के बारे में बताई हुई है। ठीक है, अगला जो प्रकरण है मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज। अब जो भारतीय संस्कृति या भारत पर मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, इसका जो संकल्पना है या इसकी तुलनात्मक अध्ययन लेखक ने इसमें किया हुआ है। अचरज की बातें, हिंदू हारे क्यों, राजनीतिक चेतना का अभाव, सर्वनाशी अंधविश्वास था, धर्म की बाधाएं आती थी, उसमें जाति से बड़ी जो जात यानी अलग अलग अनेकों जाति से बड़ी एक जात होती है, ब्राह्मण बोध और विद्वेष की जो भावना है वह हुई है। इस कारण मुस्लिमों का आक्रमण हुआ और हिंदू समाज किस तरह इससे लड़ता है इस बारे में इसमें विचार किए हुए हैं। अगला प्रकरण है हिंदू मुस्लिम संबंध। अब हिंदू मुस्लिम संबंध प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक किस तरह चले आ रहे हैं इसका विचार इसमें किया हुआ है। अत्याचार का दुष्परिणाम क्या होता है, सांप्रदायिक राज्य किस तरह हो जाते हैं, सांस्कृतिक प्रतिशोध लिया जाता है, एकता आंदोलन का आरंभ होता है, अमीर खुसरो की भारत भक्ति यानी अमीर खुसरो एक जो मुस्लिम होकर भी वह किस तरह भारत भक्ति के प्रति अपनी कसौटी से परे जाकर लिखते हैं। अमीर खुसरो एक भारतीय व्यक्ति थे ही और उसके साथ एक मुस्लिम भी थे। इस कारण उन्होंने अपनी भारतीय भक्ति अपने व्यक्तित्व के माध्यम से दर्शाई है और उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा है, वह भारत को मद्देनजर रखते हुए लिखा हुआ है। ठीक है, सतो राह दो हम दीठा यानी ये जो वाक्य प्रचार है इसके माध्यम से उन्होंने अपना
जो मत व्यक्त किया है, तस्बूक का भारतीयकरण, हिंदू संस्कृति के समझने का प्रयास, असांप्रदायिक व्यवहार के दृष्टांत, समकालीन कवियों का दृष्टिकोण और हिंदी के मुसलमान कवि। यानी इसमें जो हिंदू मुस्लिम संबंध किस तरह रहे हैं और जो हिंदी के जो मुसलमान कवि थे उन्होंने किस तरह संस्कृति को बढ़ाने के लिए प्रयास किया है अपनी कला के द्वारा या अपने साहित्य के द्वारा, ये इसमें विचार हुआ है। ठीक है, आगे का जो प्रकरण है वह इस तरह की इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव। अब सतही असर, इस्लामी प्रभाव का अतिरंजन, शंकराचार्य और इस्लाम, हिंदुत्व का गढ़ दक्षिण देश, वर्णाश्रम का विरोध, गुरु परंपरा, अलवार सत, वीर शैव और इस्लाम, भौगोलिक एकता और मुक्त चिंतन। यानी इस्लाम का हिंदुओं पर प्रभाव किस किस कारण पड़ा है, इसका इन्होंने इन उपशीर्षकों में विवेचन किया हुआ है कि सतही असर की संकल्पना, इस्लामी प्रभाव का अतिरंजन, शंकराचार्य और इस्लाम, इसमें जो तुलनात्मक अध्ययन किया है और इस तरह इन्होंने उप शीर्षकों के माध्यम से इस्लाम का हिंदुओं पर पढ़ा प्रभाव किस तरह रहा है इसका विवेचन किया हुआ है। ठीक है, अगला जो प्रकरण है भक्ति आंदोलन और इस्लाम। भक्ति की प्राचीनता, गीता का महत्व, अतिरंजनवादियों की भ्रांति, अलवार भक्त, रामानुज की देन, स्वामी रामानंद, सेवाचार्य, रहस्यवाद। यानी भक्ति आंदोलन में प्राचीन में आने वाली जितनी भी महत्ता है या उनके गीतों की महत्ता हो, उनकी भ्रांतियाँ हो, उनके भक्त हो या उनकी देन हो, यानी जो रामानुजाचार्य हो, रामानंद हो, इनका जो सिद्धांत, सेवाचार्य, रहस्यवाद, इन सभी बातों का यानी भक्ति आंदोलन और इस्लाम का जो तुलनात्मक अध्ययन जो लेखक ने इसमें किया हुआ है। ठीक है, अगला जो प्रकरण है अमृत और हलाहल का संघर्ष। अब तौहीदे इलाही, हलाहल का विस्फोट, शेख अहमद सरहिंदी, अमृत की पराजय, एकता के दुर्बल प्रहरी, पराजित पीयूष दारा शिकोह, यानी क्रांतिकारी का साथी कोई नहीं, धर्मांधता का परिणाम, अकबर और औरंगजेब। यानी इन उपशीर्षकों में उन्होंने अमृत की जो एक संकल्पना जो हिंदू में थी और हलाहल की जो संकल्पना जो मुस्लिमों में थी, तो इन दोनों संकल्पनाओं को लेकर उन्होंने ये जो प्रकरण रचा हुआ है जिसमें क्रांतिकारी का साथ कोई नहीं देता है और धर्मांधता का जो परिणाम समाज पर होता है, जिसमें अकबर जैसे और औरंगजेब जैसे मुसलमान राजे भी होकर गए हैं, उन सभी के बारे में इसमें लेखक ने बताया हुआ है, जो एक मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, सिर्फ उन्होंने आलोचनात्मक शोध करके, रिसर्च करके इसमें अपनी संकल्पनाएं लिखी हुई है जो भारतीय संस्कृति के योगदान में एक बहुत बड़ी नींव रखी गई है। ठीक है, अगला जो प्रकरण है सिख धर्म, गुरु नानक, यानी सिख धर्म की जो स्थापना किस तरह हुई थी, गुरु नानक सिख का जो मत है या हिंदुत्व और इस्लाम के विरोधी जो उसमें जो सिद्धांत है या तुलनात्मक जो अध्ययन उसमें किया है, गुरु और ग्रंथ की पूजा किस तरह की जाती है, हिंदू में जो मूर्ति की पूजा कैसी की जाती है, इस्लाम से टक्कर कैसे लेता है जो सिख धर्म, गुरु गोविंद का जो अवतार किस तरह होता है, सिख मत और हिंदुत्व, ये जो भावना है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि सिख मत क्या चाहता है और हिंदू धर्म क्या चाहता है। इन दोनों मतों पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, अगला जो प्रकरण है, यानी कला की भारतीय परंपरा क्या रही है, मुस्लिम आगमन के बाद क्या रही है, मोगल शैली क्या रही है, राजस्थानी शैली क्या रही है, पहाड़ी कलम क्या रही है, हिंदू और मुस्लिम कलाओं की विशेषता क्या होती है, राजपूत और मोगल कमलों के भेद क्या है और रीति काव्य और राजपूत कलम उसमें स्थापत्य या वास्तुकला पर प्रभाव क्या होता है, विश्वकर्मा और जौहरी का मिलन किस तरह होता है, ये इसमें इस प्रकरण में दिया हुआ है। अगला जो है साहित्य और भाषा पर प्रभाव, यानी अनाध्यात्मिक जो काव्य है या दर्द की नई अदाएं है, प्रेम पीड़ा की नई भंगिमा है, यानी साहित्य में जो विशेषता आती है उसका भाषा पर किस तरह प्रभाव पड़ता है, इस उपशीर्षकों में दिया है। जिन मरने थे जग डरे, सतों का बहुरियावाद, भाषा पर प्रभाव, हिंदी कवियों की भाषा नीति क्या रही है, हिंदी में अरबी और फारसी शब्द किस तरह आते हैं, उसका उपयोग किस तरह होता है, ये इस प्रकरण में दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रकरण है
उर्दू का जन्म। अब उर्दू भाषा का जन्म किस तरह होता है? खड़ी बोली में साहित्य की रचना। उर्दू के आरंभिक कवि कौन कौन थे? मतरुकात या बहिष्कार की जो नीति है वह किस तरह आती है? हिंदी से उर्दू या उर्दू से हिंदी किस तरह बोली जाती है? साधु हिंदी की परंपरा क्या रही? हिंदी और उर्दू का गद्य किस तरह रहा है और वह जो प्रसिद्ध होता रहा, तो इसके बारे में लेखक ने इसमें विचार किया है। इसके बारे में बहुत सारे विवाद भी है और उसका समाधान भी, विवाद का समाधान भी इसमें दिया हुआ है, यानी उर्दू भाषा का जन्म और उसका विवाद, उस भाषा के प्रति विवाद और उसके समाधान भी दिए हुए हैं। अगला प्रकरण जो है सामासिक संस्कृति के कुछ और रूप। अब इसमें तन से भारतीय और मन से ईरानी, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो तन से भारतीय थे और मन से ईरानी थे। हिंदुत्व का प्रभाव था, अहिंसा और मुसलमान। स्त्रियों की जो स्थिति रही है तत्कालीन समय में, ये भी लिखा है उसमें। शिक्षा और भाषा की स्थिति, अन्य आदान प्रदान किस तरह होते थे, यानी सामासिक संस्कृति के कुछ अनेक रूप जो समाज में दिखाई देते थे, उसका विवेचन इस प्रकरण में हुआ है। अगला और अंतिम जो प्रकरण है या अध्याय है, चतुर्थ अध्याय, भारतीय संस्कृति और यूरोप, ये इस अध्याय का नाम है। और इसमें प्रकरण 1 है, भारत में यूरोप का आगमन किस तरह होता है। जो पुर्तगाल और हॉलैंड का आगमन, पुर्तगाल का सांस्कृतिक प्रभाव, फ्रांस का आगमन, अंग्रेजों का आगमन, ईसाईयत के प्रचारक और बनिया राज, यानी भारत में यूरोप का आगमन किस तरह होता है, एक एक करके होता है और किस तरह भारतीय संस्कृति पर उसका प्रभाव बढ़ता चला जाता है, इस बारे में इसमें लिखा हुआ है। अगला जो प्रकरण है, शिक्षा में क्रांति आती है, यानी जिस तरह आगमन होता है तो शिक्षा में बदलाव तो होते ही है और उस शिक्षा में क्रांति होने लगती है। शिक्षा की भारतीय जो परंपरा रही है उसका कहीं ना कहीं खंडन थोड़ा बहुत होने लगता है और अंग्रेजी का पाव फैलने लगता है। मशीनरियों की आशा बढ़ने लगती है। अंग्रेजी के गुण और दोष भी इसमें दिए हुए हैं। गुण भी थे, अंग्रेज यहाँ आए, कुछ अच्छी भी बातें हुई और कुछ जो नहीं होने चाहिए थी वह भी बातें इसमें हुई है। कंपनी सरकार की शिक्षा नीति क्या रही है, शिक्षा के माध्यम का जो प्रश्न है वह किस तरह वहाँ उठा था, इसके बारे में लिखा हुआ है। एक ही समय में अनेक प्रयोग किए गए थे अंग्रेजों ने, तो उस बारे में लेखक कहते हैं माध्यम भारतीय भाषा हो, यानी शिक्षा का जो माध्यम हो वह भारतीय भाषा हो, ऐसा भारतीय लोगों का मानना था। लेकिन वह भारतीय भाषा के द्वारा अपनी शिक्षा नीति यहाँ अपनाना चाहते थे अंग्रेज सरकार। मराठी में शिक्षा दी गई थी, हिंदी में प्रयोग किया गया था। भारत भक्त अंग्रेजों की भाषा नीति क्या रही थी? अंग्रेजी और शराब, सन 1854 का डिस्पैच, भारतीय अतीत का अनुसंधान, प्राचीन भारत और नवीन यूरोप, यूरोप के रोमांटिक आंदोलन पर प्रभाव किस तरह होता है, भारतीय प्रभाव पर शंका किस तरह की जाती है, इन सभी संकल्पनाओं के बारे में लेखक ने इस शिक्षा की क्रांति में या शिक्षा की क्रांति में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है इस उपशीर्षक में दिया हुआ है। ठीक है, अगला जो प्रकरण है ईसाई धर्म और भारतीय जनता। अब ईसाई धर्म और भारतीय जनता, सौभाग्य की बात, ईसाईत्व और हिंदुत्व का जो संघर्ष, हिंदुत्व में कमपन, नवशिक्षित युवक, ईसा का एशियाई रूप, यानी ईसाई धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, इन सभी धर्मों को मिलाकर भारतीय संस्कृति का निर्माण होता है और भारतीय संस्कृति पर इन सभी धर्मों का प्रभाव किस तरह प्राचीन काल से रहा है, इसके बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। अगला जो प्रकरण है हिंदू नवोत्थान, अवतार अपने काल का स्वर, नवोत्थान का स्वरूप, नवोत्थान की रीढ़, नववृत्ति का त्याग, यह जो नवोत्थान की जो संकल्पना थी उसमें ये आया हुआ है। ब्राह्म समाज, अब राजा राम मोहन राय, सुधार के कार्य उनके क्या रहे, ईसाईयत पर विचार क्या रहे, विश्ववादी और भारतीय, विज्ञान और वेदांत का जो मेल है, ब्राह्म समाज के जन्म की वेदना, ब्राह्म समाज का जन्म किस तरह होता है, राम मोहन की उदार की जो दृष्टि रही है ये इसमें दिया है। महर्षि देवेंद्रनाथ, केशव चंद्र सेन, यानी ये जो समाज सुधारक थे, शर्माए हुए सुरमा। अब इसमें केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय,
ये बहुत सारे जो समाज सुधारक हुए हैं ब्राह्मो समाज में, उन सभी समाज सुधारों की जो संकल्पना थी, जो विचार थे, और उसमें भारतीय संस्कृति किस तरह प्रगल्भ होती गई, इसका विवेचन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आगे का जो प्रकरण है उसमें है महाराष्ट्र में नवोत्थान, यानी परमहंस समाज और प्रार्थना समाज। महादेव गोविंद रानड़े, ये जो समाज सुधारक थे, उन्होंने किस तरह प्रार्थना समाज की स्थापना की, और रानड़े, आगरकर और तिलक, इन तीनों समाज सुधारकों की जो संकल्पना रही है वह इसमें दी हुई है। तिलक और गोखले, यानी इनके जो कार्य है वह संस्कृति के लिए किस तरह महत्वपूर्ण रहे हैं, वो दिए हैं। परशुराम और राम, यानी राम और परशुराम में जो तुलनात्मक अध्ययन उसमें किया है। प्रार्थना समाज का जो रूप क्या रहा है 19वीं सदी और मध्यकाल का जो स्वरूप है वह इस प्रकरण में दिया हुआ है। अगला प्रकरण जो है आर्य समाज। आर्य समाज में स्वाभिमान का जो उदय, आक्रामकता की ओर, किसी का भी पक्षपात नहीं, सुधार नहीं, क्रांति, आर्य समाज की स्थापना, थियोसॉफी और स्वामी दयानंद, आर्य समाज की विशेषता, आर्यवाद का एक दुष्परिणाम, हिंदुत्व की वीर भुजाएं, यानी हिंदुत्व के लिए लड़ने वाली जो वीर भुजाएं थी उनका भी नाम इसमें दिया हुआ है। यानी किस तरह आर्य समाज की स्थापना हुई, उसका कार्य क्या रहा है, और उन्होंने किस तरह अपनी संकल्पनाएं रूढ़ की, इसका भी परिणाम क्या होता है, इन सभी संकल्पनाओं के बारे में इस प्रकरण में दिया हुआ है। अगला जो प्रकरण है वह है थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज, यानी सोसाइटी का इस जन्म किस तरह होता है, यानी बिसेट कैसे आती है, यानी बिसेट की भारत भक्ति किस तरह रही है, अखंड हिंदुत्व का समर्थन, राजनीति के जो क्षेत्र रहे हैं, धर्म नहीं धर्म की संजीवनी, ये जो संकल्पनाएं हैं इस ब्रह्म विद्या समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी का ब्रह्मवाद, ये इसमें जो संकल्पना उन्होंने स्पष्ट की हुई है। ठीक है, अगला जो प्रकरण है वह इस तरह है कि धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण। अब राम कृष्ण ने अपने धर्म का जो स्वरूप है या अपने धर्म को टिका करने के लिए क्या क्या किया है, इसका दर्शन हमें इस प्रकरण में होता है कि आर्य समाज और ब्राह्मण समाज की सीमाएं, पंडित और संत का भेद, फिलॉसफी नहीं दर्शन, पथ नहीं अनुभूति, धर्म की साकार प्रतिमा, कंचन से विरक्ति, कामिनी के प्रति अनासक्ति, तर्क बनाम अनुभूति, सत पद्धति से उपदेश, विनोद प्रियता, मनुष्यों द्वारा अभिनंदन, यानी राम कृष्ण की जो व्यक्तित्व की जो छवियाँ है हमें इस प्रकरण में मिलती है। उनकी जो संकल्पना, उनकी जो विचारधारा है वह हमें इस प्रकरण में मिलती है। अगला जो प्रकरण है कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद। कर्मठ वेदांत यानी स्वामी विवेकानंद एक कर्मठ वेदांतवादी थे, गंगा के भगीरथ थे, तन से राजसी, मन से जिज्ञासु थे, श्रद्धा और बुद्धि का मिलन, निवृत्ति की परंपरा, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के पिता। शिकागो सम्मेलन रहा है उनके निर्देशन में। यूरोप और अमेरिका को निवृत्ति की जो शिक्षा, भारत को प्रवृत्ति का उपदेश दिया है। मातृ जाति के प्रति उदारता, ब्राह्मण रूपी सर्प, एकता का मंत्र, यह अकरणीय है। पश्चिम से विनिमय जो भावना रही है वह भी इसमें जो उनके विचारों में आती है स्वामी विवेकानंद के, और इस्लाम के प्रति जो उनका दृष्टिकोण क्या रहा है, धार्मिक एकता पर विचार स्वामी विवेकानंद के क्या रहे हैं, भारत पर अशेष ऋण जो उनका रहा है, यहाँ पर भारतीयों के प्रति या भारतीय संस्कृति में उनका योगदान जो किस तरह रहा है और वे किस तरह कर्मठ वेदांत रूपी रहे हैं, ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगला जो प्रकरण है वह है प्रवृत्ति का उत्थान, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक जो एक समाज सुधारक हो गए हैं, उनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति किस तरह होती है, जीवन जय का उनका मार्ग क्या रहा है, गीता पर निवृत्ति के बादल, कर्तव्य जो भावना, तिलक और गांधी के जो कार्य या उन मतभेद, ये भी इसमें दिया हुआ है। योग का अर्थ, ये भी जो तिलक के संबंध में दिया हुआ है। ठीक है, आगे का जो प्रकरण है स्वर्ग का भूमिकरण, यानी महायोगी अरविंद, काल की पृष्ठभूमि,
रामकृष्ण और अरविंद जो दोनों की संकल्पनाएं सारे जगत की एक समस्या, बुद्धि की अराजकता, अतिमानस की कल्पना और बुद्धि नहीं सुबुद्धि, भोग और वैराग्य से परे, विज्ञान की सीमा, व्यष्टि समष्टि, स्वर्ग का भूमिकरण, अतिमानव का स्वप्न, संश्लिष्ट योग, ये संकल्पनाएं जो महायोगी के यानी महायोगी अरविंद के संबंध में आती है, ये इस प्रकरण में दी हुई है। अगला जो प्रकरण है उसमें भूमि का स्वर्गीकरण यानी महात्मा गांधी का जो प्रयोग है वह किस तरह रहा है, यानी महात्मा गांधी जो अहिंसावादी थे, अहिंसा भारत में ही क्यों उन्होंने अपनाई, जैसा चिंतन वैसा कर्म उन्होंने किया है, नए नहीं आचार धर्म सभी क्षेत्रों के लिए अहिंसावादी थे, अनेकावादी दृष्टिकोण उनका था। गांधी और अरविंद, नारी और वैराग्य, धर्म की अनुभूति, जो गांधी के प्रयोग की एक संकल्पना रही है, वह संकल्पना इस प्रकरण में आती है, जिसमें भूमि का जो वर्गीकरण या स्ववर्गीकरण किया हुआ है। ठीक है, अगला जो प्रकरण है उसमें विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी जो मिशनरियों की आलोचनाओं से ठेस किस तरह पहुंचती है, पूर्व और पश्चिम का मिलन किस तरह होता है, राधा कृष्णन के समय में दर्शन की उत्पत्ति जीवन से, विज्ञान पर विचार उनके क्या रहे हैं, धर्म जीवन से एकाकार हो, अरविंद के प्रसंग में वह क्या कहते हैं, आत्मा का धर्म और इंटुइशन या सुबुद्धि, निवृत्ति और हिंदू धर्म, व्यष्टि समष्टि, रहस्यवाद, प्रवृत्ति निवृत्ति, सभ्यता का शाप, जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण के समय में किस तरह संकल्पना रही है और उनके जीवन से संबंधित जो कुछ विचारधाराएं है वह इसमें आती है। मुस्लिम नव उत्थान, यानी इसमें जो इस्लाम का अंतर्राष्ट्रीय रूप, वहावी आंदोलन, भारत में वहावी आंदोलन किस तरह रहा है, इस्लाम और अंग्रेजी राज्य, अंग्रेज और अंग्रेजियत से प्रेम, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद के सहयोगी, मौलाना हाली, मौलाना शिवली नोमानी, स्वाभिमान का उदय, यानी इस तरह इस्लाम धर्म से संबंधित जितनी भी मान्यताएं या जितने भी जो कार्य रहे हैं, जो व्यक्ति रहे हैं, उन संबंधित लोगों के बारे में लेखक ने इसमें विचार प्रकट किए हैं। सर मोहम्मद इकबाल, नव उत्थान के कवि, राष्ट्रीयता का स्वर, मुस्लिम राष्ट्रीयता के भाव, इकबाल का जीवन दर्शन, खुदी का सिद्धांत, महामानव की कल्पना, विफलता बोध की पीड़ा, दलितों के कवि, यूरोप पर शंका, भावात्मक समाजवाद, पान इस्लामी राष्ट्रीयता, इस्लामी एकता के कारण, यानी जो सर मोहम्मद इकबाल ने नवोत्थान के जो कवि रहे हैं, उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से किस तरह इस्लाम संस्कृति के बारे में या भारतीय संस्कृति के बारे में किस तरह लिखा है और अपनी एक कल्पना या अपनी संकल्पना, अपनी जो राष्ट्रीयतावाद, उसके जो भाव, उसका जीवन दर्शन इसमें आता है। ठीक है, अगला जो प्रकरण है भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। अब भारतीय राष्ट्रीयता एकता की जो रहा है, इसमें अंग्रेजों की भेद नीति, मुस्लिम लीग की जो संकल्पना, एकता की तरंग, सांप्रदायिकता का जो विस्फोट किस तरह होता है, मुस्लिम लीग की बढ़ती किस तरह होती है, राष्ट्रवादी मुसलमान, मुस्लिम कवियों की राष्ट्रीयता, यानी अपने साहित्य के माध्यम से या अपने काव्य के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीयता किस तरह बढ़ाई है, ये इसमें आता है। ठीक है, तो ये हमारा जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं तो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर जो संस्कृति के अध्याय पर हर एक उपशीर्षक पर या हर एक अध्याय पर, प्रकरण पर हर एक वीडियो बन सकता है। प्रत्येक वीडियो में जितना बोला चाहे उतना कम है। पढ़ने जैसी किताब है जिससे हमें भारतीय संस्कृति की पहचान होती है। उसे अगर जो डिटेल में देखना है तो बहुत सारा समय लगेगा, इसलिए मैंने संक्षिप्त में उपशीर्षकों में आपको बताने की कोशिश की है। अगर इस पर हमें कभी समय मिला तो इस किताब की हर एक प्रकरण पर या हर एक अध्याय पर हम अलग से वीडियो बना सकते हैं। फिर भी यहाँ पर मैंने ये जो संक्षिप्त में देने की कोशिश की है, नेट के पाठ्यक्रम से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी इस किताब में होनी चाहिए, जो उपशीर्षक पूछे जा सकते हैं और उस उपशीर्षकों के बारे में कभी कभी प्रश्न भी उठते हैं, तो उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये संक्षिप्त में जानकारी दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।